ठीक है डन। आवाज क्लियर है? ओके। सो अभी हम लोग चैप्टर अपना कवर करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है। ओके, तो इसमें हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे पहले कुछ चीजें जो बुक में आप साथ में देखते हुए चलना। पहले हम देखेंगे कि हमें इसमें से क्या सीखने को मिलेगा। सेकंड थिंग इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जानेंगे और उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानेंगे। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट देखेंगे, इमीडिएट ट्रिगर एंड मार्टरडम। फिर उसके बाद में नेचर एंड द स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, कैसा रिवोल्ट था और किस तरह से ये फैला। की बैटल्स क्या क्या थी इसकी और इवेंट्स क्या क्या हुए। सप्रेशन एंड ब्रूटैलिटी, यानी कि लोगों को किस तरह से दबाया गया और उनके ऊपर अत्याचार किया गया। फेल क्यों हुआ आखिरकार ये रिवोल्ट, ये भी लास्ट में हम देखेंगे। और इम्पैक्ट क्या था इसका वो देखेंगे। तो पहले लर्निंग आउटकम्स में देखेंगे स्टडी ऑफ रिवोल्ट्स में। अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड मल्टीपल कॉजेज दैट लेड टू द अपराइजिंग। अब जाहिर सी बात है, कोई भी रिवोल्ट जब होता है तो उसके मल्टीपल कॉज होते हैं। ठीक, तुरंत तो कोई चीज होती नहीं है कि रातों रात हो गया, तो उसके पीछे क्या रीजन है हम पहले ये देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में फिर हम देखेंगे आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द नेचर, स्प्रेड एंड द की इवेंट्स ऑफ द रिवोल्ट। फिर किस तरह का रिवोल्ट था, ये किस तरह से फैला और इसमें क्या क्या इवेंट्स हुए थे। ठीक, इंट्रोडक्शन, चलो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में A century after British victory at the Battle of Plassey। Battle of Plassey पता है ना, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था Battle of Plassey, राइट। तो उसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश जीत गए थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ। इंडियन सोल्जर्स सीपॉइज, यानी कि इंडियन सोल्जर्स जो उस समय ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे, वो उनका नाम क्या था, सीपॉइज। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रोज इन रिवोल्ट। तो रिवोल्ट हुआ किनके बीच में था असल में, जो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे, ठीक, और उन लोगों में, और जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों में। बाद में ये आम जनता में फैल गया। ठीक, अब हम देखेंगे किस तरीके से दे वर जॉइंड बाय नेटिव रूलर्स। तो ये किससे ज्वाइन हुए थे भाई, हम लोग अभी तक देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा था यहाँ पर, है ना। ये मूवमेंट हम लोग अभी इसमें करते हैं। ठीक है, फिर दे वर जॉइंड बाय द नेटिव रूलर्स। भाई ये किस में ज्वाइन हुए थे, नेटिव रूलर्स, यानी जो वहां के लोकल रूलर्स थे उन्होंने ज्वाइन किया था। फिर और कौन कौन थे उनके साथ में, जो आम वहां की पब्लिक थी, पीजेंट्स थे और लोग थे वहां के, उन लोगों ने इसको ज्वाइन किया था। क्यों हुआ था अर्ली रिवोल्ट। अब 1857 से पहले क्या हो रहा था यहाँ पर भी देखेंगे। भाई फिर उसके बाद में क्या हो रहा था, बैटल ऑफ प्लासी के बाद में लोगों को दबाया जा रहा था, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जा रहा था। ठीक, और उसके बाद में उनके अंदर एक सपरेशन था, यानी कि उनके अधिकारों का आनंद और उनकी जो जीवन था उसमें उन इंटरफेरेंस था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, पैसे लेने के लिए और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उन लोगों को दबाया करते थे, उनके अधिकार छीन लिया करते थे, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो ये था, ये सारे रीजन थे जो मिलकर एक फुल स्केल अपराइजिंग बना, जिसकी वजह से आम लोगों में इसके खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ। अब कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट वही हम देखेंगे। पहला कॉज क्या था, मल्टीपल कॉजेज। अब इसमें कुछ और एडिशनल चीजें आ जाती हैं। एडिशनल चीजें जैसे कि हम यहाँ पर कैटेगराइज करेंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री फैक्टर्स। तो ये सारे कुछ रीजंस थे इसके अंदर। पहला पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री फैक्टर्स, ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये रिवोल्ट एकदम से आगे बढ़ा। ठीक है, उसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे कॉजेस, पॉलिटिकल इश्यूज। अब पॉलिटिकल इश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे पॉलिसीज लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पता है ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस क्या क्या थे, हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया था। ठीक, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
there's no respect to love to become agreement to then ठीक है, this अभी हम लोग इसको शॉर्ट में रख के हम लोग करेंगे। सब्सिडरी अलायंस क्या था, जिसमें कि ब्रिटिशर्स जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे वो जो आर्मी मेंटेन करते थे उनके साथ में पैक्ट करते थे कि तुम्हारी आर्मी ब्रिटिश के लिए लड़ेगी, वॉर की लड़ेगी जब भी रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि मिलिट्री उन लोगों की रूलर्स की, लेकिन लड़ेगी किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। तो ये एक रिसेंटमेंट था वहां पर, एक उसके खिलाफ में एक विद्रोह भी पैदा हो रहा था लोगों के अंदर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, जहां पर उनके हेयर यानी कि उनके वंशज अगर वो डायरेक्ट नहीं होते थे तो वो उस पूरी प्रॉपर्टी को एनेक्स कर लेते थे। ठीक, और ये क्या होता था, this हाँ, तो एनेक्स्ड मेनी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो ये जितने भी स्टेट्स है जिनके वंशज आगे नहीं थे, उनके बच्चे नहीं थे, बेटा खास तौर से, तो उनके अगर हेयर नहीं थे तो उसको वो ले लिया करते थे। इससे उनके अंदर में एक ह्यूमिलेटिंग रूलिंग एलाइट थे, यानी कि उनको जो है ना सप्रेस किया जाता था और ये उनको एक बेइज्जती जैसा लगता था। अब हाँ, तो अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रूलर्स एंड इंटरफेरेंस ऑफ ट्रेडिशनल किंगडम्स कॉज्ड वाइडस्प्रेड एंगर। अब इस तरह का जो प्रैक्टिस थी उससे क्या हो रहा था, इनके अंदर एक गुस्सा भर रहा था। फिर इकोनॉमिक कॉजेस में क्या क्या आ रहा था भाई, आज लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ये लोग तो प्रॉफिट कमाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते थे, तो उसी में से एक था लैंड रेवेन्यू प्रोसेस। अब इसमें क्या था, ये ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए पीजेंट्स पर नए नए तरीके के टैक्स लगाया करते थे। एनेक्सेशन ऑफ रिच प्रोविंसेस, यानी कि जैसे एक सबसे रिच प्रोविंस उस समय का जो था वो अवध था। ठीक, वहां पे क्या था, डिप्राइव्ड मेनी सोल्जर्स, सिपॉइज एंड लैंडलॉर्ड्स ऑफ इनकम एंड स्टेटस। अब उनके ऊपर भी जब उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ नहीं, तो उन्होंने अपने उसमें उसको एनेक्स कर लिया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट्स। अब उस समय क्या हो रहा था कि यहाँ से जो वो लेके जा रहे थे तो वो वहां पर उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, तो यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे और वहां पर जाके उसको वो क्या करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे चीप प्राइस में और उसको वापस इंडिया में लाके डंप कर दिया करते थे। अब इससे क्या होता था, मेनी थिंग्स वेयर मोर चीपर। अब वो चीज सस्ती होने लगी थी। अब इतने बल्क में अगर चीजें बचेंगी तो जो हमारे यहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट है, ठीक, तो वो क्या हो रहे थे, बेरोजगार हो रहे थे। तो भाई सब बेरोजगार हो रहे हैं तो उसका भी एक आक्रोश आएगा ना कि भाई लोग सस्ती चीजें मिल रही हैं। अब यहाँ के लोग जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे उस समय पर, जैसे कि पॉटरी हो गया, ये छोटी मोटी चीजें हो गई, ये सारी चीजें क्या थी, जैसे कपड़े की इंडस्ट्री थी उस समय पर, तो ये सारी चीजें क्या हुई, सस्ती हुई और ये लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई और उसकी वजह से क्या हुआ, पॉवर्टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सोशल कॉसेस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉज है जो हमें देखना होगा। द ब्रिटिशर्स, अब जो ब्रिटिशर्स थे वो कभी भी घुल मिल नहीं पाए, एसिमिलेटेड मींस वो उन्होंने कभी भी घुलने मिलने की कोशिश ही की नहीं की और ना समझने की कोशिश की इंडियन सोसाइटी को, एंड लुक डाउन ऑन द इंडियंस विद रेशियल सुपीरियरिटी। वो अपने आप को ज्यादा बड़ा मानते थे, तो एक रेसिज्म था, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट वाला, कि इंडियंस जो हैं उनको स्टेप डाउन करके देखा जाता था कि तुम हमसे नीचे हो, हम तुमसे सुपीरियर है, तो उनके अंदर एक ये फीलिंग थी। फिर कॉलोनियल रिफॉर्म्स, ठीक, कॉलोनीज हमने पढ़ा था ना, ब्रिटिशर्स कैसे कॉलोनीज बना रहे थे अलग अलग जगह पर, मैप के थ्रू भी हमने देखा था कई जगह पर, है ना, जैसे उन्होंने फ्रेंच को भगाया, डच को भगाया, तो दीज वर सम जैसे वो लोग कैप्चर कर रहे थे यहाँ पर। फिर उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए थे जो उस समय की सोशल सोसाइटी में प्रैक्टिस में थे, जैसे कि सती। ठीक, सती क्या था, आदमी के मर जाने के बाद में वुमेन्स जो थी उनको फोर्स किया जाता था पति की लाश के साथ में ही जला दो। ठीक, प्रमोशन ऑफ विडो रीमैरिज। अब जब विडो हो जाती थी तो उसको दोबारा शादी करने के लिए ये लोग बोलते थे, लेकिन उस समय की सोसाइटी को ये चीज मंजूर नहीं थी, तो लोगों में एक गुस्सा था कि ये हमारे रिलीजियन बिलीफ में घुस रहे हैं। और वेस्टर्न एजुकेशन, अब ये क्या करते थे, उस जमाने की एजुकेशन क्या होती थी, आज के तरीके की नहीं थी। हमारे यहाँ पे गुरुकुल पद्धति चलती थी, ठीक, तो वहां पर गुरु शिक्षा दिया करते थे मोर और लेस। यहाँ पर जैसे इस समय मैथ्स और सब्जेक्ट्स होते हैं, उस समय पर वो नहीं था।
ठीक, तो दे वेयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड सम ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ वेदास एंड ऑल, तो वो सब चीजें वो बताते थे। तो उससे भी ये उन्होंने शिक्षित एजुकेशन के थ्रू हमारी सोसाइटी को डिवाइड किया, क्योंकि उन्होंने क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उनको काम करने के लिए यहाँ पर लोग चाहिए थे। अब लोग चाहिए थे तो उनको क्या है, इंग्लिश आनी चाहिए भाई, तभी तो वो इनके साथ में काम कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने यहाँ का वेस्टर्न जो है एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, जिससे उनको वो लोग मिल सके जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सके। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने सोशल चीजों को भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से इम्प्रूव किया, लेकिन लोगों को उस समय पर ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाकी के कॉजेस क्या थे हमारे, रिलीजियस कॉज। अब रिलीजियस कॉज में क्या आता है, मिशनरीज। मिशनरीज कौन सी होती है, आइडिया है कुछ? The ministers of last year the community and religious मिशनरीज वेयर द ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन जिनका वर्क था द स्प्रेडिंग ऑफ देयर रिलीजन। ठीक, तो मिशनरीज क्या थी, वो कन्वर्जन और अपने धर्म को फैलाना, ये उनका मेन काम था। तो उस समय पर मिशनरीज एक्टिविटीज खूब बढ़ने लगी, फॉस्टर मतलब फलने फूलने लग गई। ठीक, फिर ये एक डर का माहौल पैदा किया हिंदूज एंड मुस्लिम्स में। तो जो उस समय के लोग थे उनको वो जबरदस्ती अपने रिलीजन को थोपा करते थे। ठीक, और यहाँ पर कौन थे उस समय पर, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो उन्हीं के ऊपर ये जबरदस्ती अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए फोर्स करते थे। सो दीज वेयर द एक्टिविटीज ऑफ द मिशनरीज। अब इसके अलावा टैक्सेस वर इम्पोज, ये बहुत बड़ा रीजन था कि मॉस्क और टेम्पल्स यानी कि मस्जिद में और हमारे मंदिरों में पूजा करने के लिए भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, रिलीजियस सेंटीमेंट जो था लोगों की वो हर्ट हो गई, इससे भी लोग भड़क गए थे। द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम डिप्राइव्ड मुस्लिम मौलवीज और हिंदू पंडित्स ऑफ देयर ट्रेडिशनल रोल्स क्रिएटिंग रिसेंटमेंट। अब वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से क्या हुआ भाई, पहले कौन पढ़ाया करते थे, जो धर्म गुरु हुआ करते थे। अब धर्म गुरु कौन थे, मुस्लिम के मौलवीज थे और हिंदूज में पंडित थे। ठीक, जो कि अपने रिलीजन के बारे में या बच्चों को पढ़ाया करते थे। इससे भी उनके अंदर एक आक्रोश पैदा हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, मिलिट्री कॉजेस। अब मिलिट्री कॉजेस क्या था भाई, सीपॉय जो हमने बात की थी, जो इंडियंस ब्रिटिशर्स के उसमें काम कर रहे थे, they were mainly recruited from the Gangetic Valley, were forced to serve overseas, which they believed would lead to loss of caste purity। अब परेशानी ये हो रही थी कि ज्यादातर ये सब कहाँ पर थे, गैंगेटिक वैली। ठीक, यानी कि जहाँ से गंगा निकल रही है, यूपी एंड ऑल, ठीक है ना, ये जो प्लेस है वो जो गंगेटिक वैली थी वहां से सबसे ज्यादा रिक्रूट किए जाते थे। फिर उसके बाद में क्या हो रहा था, ये बाहर भेजे जा रहे थे लड़ने के लिए, जैसे कि वर्ल्ड वॉर में, ठीक, उसमें भेजे गए थे इंडियन सोल्जर्स। अलग अलग दौर में वहां पर, क्योंकि ब्रिटिश और फ्रेंच इंडिया में ही नहीं अलग अलग देशों में भी तो अपनी कॉलोनी बनाए थे, वहां पर भी इनकी लड़ाई चल रही थी। तो ये लोग क्या करते थे, इंडियन सोल्जर्स को लड़ने के लिए वहां भेजा करते थे। इससे भी वहां पर अपने यहाँ पर एक दिक्कत ये हो रही थी कि जो लोग वहां जा रहे थे वो लंबे समय के लिए रहते थे, अब वो लोग वहां जाके सेटल भी होने लग गए। तो इसमें क्या हो रहा था कि कास्ट प्यूरिटी भी डाइल्यूट हो रही थी। भाई जिस धर्म के हो उस धर्म के तुम नहीं रह जा रहे हो, वहां जाके धर्म चेंज कर रहे हो। तो ये उनके ऊपर एक फोर्सफुल एक्टिविटी जो थी वो वहां चल रही थी। दे फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, अब उनके पास ऊपर क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे इंडिया में हो रहा था वहां पर भी हो रहा था। उनको बहुत नीचा समझा जाता था और उनको पैसे भी बहुत कम मिलते थे और उनके ऊपर कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी कि वो सर्व करते करते प्रमोशन लेके किसी हायर रैंक पे भी जा पाए। तो ये अपॉर्चुनिटीज उनके पास थी भी नहीं। द इमीडिएट ट्रिगर, अब सबसे बड़ा जो इन सब के बीच में जो एकदम से एक कारण बना आग की तरह, वो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। अब एक तरह की राइफल उन्होंने बनाई थी जो उन्होंने अपने सिपाही को और उस समय पर लोगों को दी हुई थी। उसमें जो कार्टेज यानी कि जो गोली थी उसमें एक जानवर का फैट यूज किया जा रहा था, यानी कि जो फैट होता है एनिमल फैट, ठीक,
वो यूज किया जा रहा था, चर्बी जो थी वो लिक्विड फॉर्म में उसमें डाली जा रही थी। अब ये चीज धार्मिक रूप से इंडियंस के खिलाफ थी, न हिंदू इसको सपोर्ट कर रहे थे और न मुस्लिम इसको सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने इन गोलियों को यूज करने से मना कर दिया। ठीक, अब इमीडिएट ट्रिगर हमने पढ़ा, अब हम मार्टिरडम की बात करेंगे। इमीडिएट ट्रिगर कैसे हुआ? मार्च 29 1857 को मंगल पांडे जो थे उन्होंने, वो किसमें थे, सीपॉय ऑफ 34th बंगाल इन्फेंट्री, जो उनका एक इन्फेंट्री समझते हो ना, जो लोग तोप और गोलियां ये सब लेके चलते हैं उनको इन्फेंट्री बोलते हैं। उस ग्रुप में एक बटालियन में एक था सीपॉय, उसने ये कार्टेज को यूज करने से मना किया और खुलेआम उसने क्या किया, फायरिंग कर दी ब्रिटिश ऑफिसर पे। इससे सब हिल गए। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो अब उसके मरने से लोगों के अंदर आक्रोश हुआ, भाई इंडियन ही तो मारा गया ना, और अपनी रिलीजन बिलीव्स के लिए मारा गया। अब वो क्या रहा था, ब्रिटिश टर्न्ड हिम इनटू मार्टिर। अब वो क्या है, शहीद के रूप में देखने जाने लगा, विद्रोही नहीं। पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स मार दिया करते थे और उसको विद्रोही बोल दिया करते थे। ठीक, कि इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम किया, लेकिन वहां पर नैरेटिव अलग हो गया कि भाई ये शहीद हो गया और इसने एक सिंबलाइजेस द डिटरमिनेशन ऑफ सीपॉयज विलिंग टू फेस डेथ टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन। तो ये रिलीजन पर बात आ गई थी कि भाई अपने धर्म को बचाना है तो अब हमें प्रोटेस्ट करना होगा। अब हम जो शहीद स्मारक देखते हैं, ठीक, मार्टिर्स मेमोरियल, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। कमरेड्स द ब्रेवरी ऑफ दोज हु फॉट अगेंस्ट द ड्यूरिंग द रिवोल्ट। रिवोल्ट के टाइम पर जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी और उस समय जो मारे गए, उनकी याद में शहीद स्मारक जो है लखनऊ में, वो आज भी हम देखते हैं। अब नेचर एंड द स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। नेचर, द रिवोल्ट बिगैन विद द मेरठ अपराइजिंग, क्योंकि ये सब कहाँ हो रहा था? मेरठ में। ठीक, वेयर इम्प्रिजन सोल्जर्स वेयर फ्रीड बाय द कॉमरेड्स हु किल्ड सेवरल ब्रिटिश पर्सनल। अब उन लोगों ने क्या किया, जिन लोगों ने उस समय पर लड़ाई की थी, ब्रिटिशर्स पर गोली चलाई थी, उन सबको फ्री कर दिया, क्योंकि वो तो धर्म वाली बात आ गई ना, वहां पर रिलीजन वाली बात थी, टू सेव द रिलीजन। तो इन्होंने वहां पर उन सबको आजाद किया। अब जो वहां से निकले वो रिबेल्स फिर सब कहाँ पहुंचे? फिर दिल्ली। मेरठ से निकल के सब लोग कहाँ पर आए? दिल्ली। और proclaimed बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल एम्परर एज द सिंबॉलिक लीडर ऑफ द रेबेलियन। अब यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने एक लीडर चुनना था, तो उन्होंने किसको चुना? बहादुर शाह जफर, जो लास्ट मुगल एम्परर थे। अब उस समय पर वो लास्ट नहीं हुए, लेकिन अब के हिस्ट्री में देखेंगे तो वो लास्ट थे, क्योंकि उनके बाद कोई नहीं था। फिर एज द सिंबॉलिक लीडर ऑफ द रेबेलियन, तो उन्हें लीडर चुना गया उस विद्रोही ग्रुप का। ठीक है, फिर उसके बाद में रिवोल्ट जब वहां से दिल्ली तक आ गया तो ये बात आग की तरफ फैल गई। अब ये कहाँ कहाँ पर पहुंची? उस समय की जो मेजर सिटीज थी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, अवध और बिहार। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर इतने सारी जगह पर पहुंचेगी तो यहाँ के जो लीडर्स होंगे वो भी तो उसमें पार्ट लेंगे ना। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ? लीडर्स, अब जो उस समय के लीडर्स वहां पर थे, लाइक नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह, ये सब क्या हुए? ये भी उस रिवोल्ट में एक लीडर की तरह उभर के आए और ये इन्होंने कम्युनिटीज, अलग अलग रीजन्स में कम्युनिटीज बनाई जो कि इसमें पार्ट लेने लगे। ठीक है, यहाँ तक डन है। अब बैटल्स एंड इवेंट्स देख लेते हैं हम लोग। की बैटल्स कौन कौन सी हुई? अब जब इन जगहों पर पहुंची रिवोल्ट तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो होना ही था ना। तो फिर क्या हुआ यहाँ पर? कानपुर, नाना साहेब डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ पेशवा, एक्सपेल्ड द ब्रिटिश एंड प्लेड अ डिसिसिव रोल। अब यहाँ पर नाना साहिब ने खुद वहां से ब्रिटिशर्स को भगाया और उन्होंने खुद को वहां पर पेशवा यानी कि रूलर घोषित कर दिया था। कंट्रोवर्शियल मैसेकर ऑफ ब्रिटिश वुमेन एंड चिल्ड्रन अकर्ड हियर ड्यूरिंग इवैक्यूएशन। अब ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल है कि ये हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि वहां से जब इनको ब्रिटिशर्स को निकाला गया
तो वहां पर ब्रिटिश की वुमेन्स भाई फैमिलीज भी थी ना जब ब्रिटिशर्स थे तो उनकी फैमिलीज के साथ भी कुछ मिस हैपनिंग्स हुई थी या नहीं हुई थी, तो ये एक कंट्रोवर्सी है। लखनऊ में क्या हो रहा था वहां पर, अब वही हमने कानपुर को देखा, लखनऊ में क्या हो रहा था, द रेसिडेंसी वॉज डिसाइज्ड फॉर 8 months, ब्रिटिश फोर्सेस हेल्ड आउट डिस्पाइट कैजुअलिटीज एंड हार्श कंडीशंस, वहां पर भी 8 महीने तक झगड़े चले, लेकिन ब्रिटिश फोर्स किसी तरह से वहां पर बहुत सारे नुकसान और बहुत मुश्किल हालात में भी वहां पर वो रह गए थे। नेक्स्ट क्या रहा, झांसी में क्या था, अब झांसी में लक्ष्मीबाई थी वहां पर, ठीक, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने बहुत डट के मुकाबला किया ब्रिटिशर्स का, उन्होंने रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज हर एडॉप्टेड सन एज हेयर, जब ब्रिटिशर्स ने गोद लिए हुए बच्चे को राजा मानने से इनकार कर दिया, क्यों, क्योंकि उनकी लैब्स वाली चल रही थी, ठीक, तो इसमें क्या हुआ, शी ऑल्सो वॉज किल्ड इन द बैटल डिफेंडिंग झांसी एंड लेटर एट ग्वालियर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अदर रीजन्स, भाई बाकी के जो रीजन्स थे वो भी क्या हुआ, वो भी उनके साथ में ज्वाइन कर लिए थे, तो अब वहां पर भी धीरे धीरे जो है लड़ाइयां चल रही थी, इंक्लूडिंग द पीका रेबिलियन इन द ओडिशा एंड फाइट्स इन बिहार एंड पंजाब। अब पीका रेबिलियन कौन से थे, जो लड़ाइयां लड़ते थे लैंड के एवज में, ठीक, यानी कि वो एक रेंटल थे एक तरह के, ठीक, रेंटल फोर्स थी जो लैंड के अगेंस्ट में लड़ाइयों में पार्टिसिपेट करती थी, वो भी यहाँ पर आ गए। इन्होंने पहले बिहार और पंजाब में इसी तरह की लड़ाइयां लड़ी थी, ठीक। अब सप्रेशन, भाई यहाँ तक तो सब हो गया, अब ब्रिटिशर्स भी तो नहीं छोड़ेंगे ना, अब आती है सप्रेशन। कैसे हुआ सप्रेशन, यहाँ पर ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय कमांडर्स लाइक हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैम्पबेल, हग रोज, जॉन लॉरेंस लॉन्च ब्रूटल काउंटर ऑफेंसिव्स। अब क्योंकि जब ब्रिटिशर्स पर बात आ गई तो अब उनके ऊपर तो सर्वाइवल वाली बात थी, तो उन्होंने काउंटर अटैक किया और वो बहुत ही भीषण था, जिसमें कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं था, जो मिलता था उसी को मार दिया करते थे सप्रेस करने के लिए, भाई उनको तो रिवोल्ट दबाना था हर हालत में, तो दे डिड एवरीथिंग व्हाटएवर they wanted to. Extraordinary cruelty was exercised, including hangings, executions, lootings and massacres to regain control. क्या हो रहा था, बहुत ही ज्यादा क्रूएल्टी हो रही थी, निर्दयता से ये सब काम हो रहा था। कैसे, फांसी दी जा रही थी, गोली से मार दिया जा रहा था, हत्याएं हो रही थी, लूटपाट हो रही थी, और बहुत सारा मतलब आगजनी की जा रही थी, किस लिए, वापस से कंट्रोल पाने के लिए, ठीक। फिर उसके बाद क्या था, द रिबेलियन वॉज कंप्लीटली क्रश्ड, ये पूरी तरह से इन्होंने जो रिबेलियंस थे, जो विद्रोही गए थे, उनको पूरी तरह से कुचल दिया, सब खत्म कर दिया मिड 1858 तक, यानी कि लगभग 1 साल तक इन्होंने ये सारा 7-8 महीने जो चलाया, इन्होंने 7-8 महीने में सब कुछ खत्म कर दिया। बहादुर शाह जफर जो लीडर थे उनको ट्रायल पे रखा गया, ट्रायल मतलब हम कहते हैं ना कोर्ट में पेशी होती है, तो वो उस समय पर उनको पेशी में लाया गया और उनको यहाँ से देश निकाला दे दिया गया, और कई सारे रिबेल लीडर्स उनको या तो मार दिया गया या फिर जेल में डाल दिया गया, ठीक है। अब रीजंस ऑफ फेलियर, इन सब के बीच में आखिरकार ये रिबेल सब फेल क्यों हुआ, द रिबेल डिड नॉट स्प्रेड टू लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये कुछ ही क्षेत्र में होकर रह गया, पूरे इंडिया में ये नहीं फैला। मेनी प्रिंसली स्टेट्स रिमेन लॉयल और न्यूट्रल, या तो वो ब्रिटिशर्स के साथ थे या फिर वो न्यूट्रल थे। The rebels lacked a unifying ideology and strong experienced leadership. भाई उनके पास एक तरह का यूनिफाइंग आइडियोलॉजी नहीं थी जिसपे वो आंख बंद करके सब एक ही बात के पीछे वो चल सके, और कोई एक्सपीरियंस लीडरशिप भी नहीं था, क्योंकि इस तरह का रिवोल्ट पहली बार हुआ था। Military disadvantage compared to well-armed, better organized military forces, ब्रिटिश की विद सुपीरियर कम्युनिकेशन सिस्टम्स लाइक रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स। अब हमारे पास तो ये सारे सिस्टम थे नहीं, क्योंकि आर्मी जो मेंटेन की जा रही थी वो किससे की जा रही थी, ब्रिटिशर्स कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स से जितना उन्होंने सीखा वही तो वो चला रहे थे, लेकिन हमारे पास अपनी कोई ऐसी बेटर आर्मी नहीं थी, और कम्युनिकेशन का ऐसा कोई साधन नहीं था, क्योंकि उस समय पर रेडियो और टेलीग्राफ सिर्फ ब्रिटिशर्स के एक्सेस में था, इंडियंस के में नहीं था। फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड लैक ऑफ नेशनल
consciousness at the time was a major barrier. ठीक, अब ये जो इंडियन सोसाइटी में नेशनल कॉन्शियसनेस यानी कि एकता का कोई एक रीजन, पहले क्या हो रहा था वहां पर, सब क्रूरता के खिलाफ थे और प्रिंसली स्टेट्स के कैप्चर करने के खिलाफ थे। ठीक, इसीलिए ये सब बटे हुए थे, इनके पास कोई एक रीजन नहीं था। अब रिलीजन भी एक रीजन था, कई सारे रीजन थे, लेकिन ये कोई ऐसा नेशनल रीजन नहीं था जिसके पीछे सब लोग खड़े हो सके। ठीक, ये मेजर बैरियर था जिसकी वजह से ये जो है ना लैक हुआ। अब इम्पैक्ट एंड लेसन देख लेते हैं हम लोग। हमें इसमें क्या देखने को मिला, द रिवोल्ट एंडेड कंपनी रूल। कंपनी रूल उस समय पर खत्म हो गया क्योंकि इस विद्रोह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जब उनको ये बात पता चला तो वहां पर सब लोग हिल गए। तब उन्होंने कहा कि अब इस तरह का कंपनी रूल यहाँ पर नहीं चलेगा। इंडिया वॉज प्लेस्ड डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तब ये वहां की रानी क्वीन के अंडर में लाए गए। तो क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, तो दे वर रनिंग लाइक अ कंपनी, तो कंपनी रूल को खत्म किया गया। फिर वहां पर ब्रिटिश क्राउन का रूल लाया गया और उस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और क्वीन विक्टोरियाज proclamation promised religious tolerance and respect for Indian customs and right of rulers। तो उन्होंने कई सारे यहाँ पर आगे चेंजेस किए जिससे कि इस तरह की रिवोल्ट दोबारा न हो, क्योंकि रिवोल्ट एक बार हुआ है तो दोबारा नहीं हो सकता है। तो वो इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा टॉलरेंस दिखाया। ठीक, इंडियन कस्टम्स को भी उन्होंने रेस्पेक्ट दिया और रूलर्स के राइट को भी उन्होंने वापस किया। मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन किया उन्होंने इंडियंस को उसमें से कम किया और ब्रिटिशर्स को वहां से सेना में ज्यादा लेके आए। द रिवोल्ट बिकेम अ सिंबल ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड इंस्पायर्ड फ्यूचर फ्रीडम मूवमेंट्स। भाई ये तो एक देशभक्ति का एक सिंबल बन गया था रिवोल्ट, और इससे कई जो और लोग थे जो बाद में आए फ्रीडम मूवमेंट्स में, वो इंस्पायर्ड हुए। ठीक, इट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी एंड लीडरशिप एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर सक्सेसफुल रेजिस्टेंस। ये इसमें एक छवि आई, उनको एक आइडिया मिला कि यूनिटी, लीडरशिप और तैयारी कितना जरूरी होता है किसी एक कामयाब विद्रोह करने के लिए। तो उस समय पर इस रिवोल्ट से ब्रिटिशर्स ने भी सीखा और इंडियन लोगों ने भी सीखा। ठीक है, तो हमारा पूरा लेसन का पूरा सार यही था। फिर उसके बाद अब चैप्टर जब पढ़ेंगे तो बाकी कुछ चीजें तो विल कम टू नो हाउ टू राइट द आंसर्स। फाइन, सो दिस वाज द मेन थिंग। इसमें कुछ और क्वेश्चंस? डन। So what you have to do is just read the chapter and then we'll have a quick reading of the chapter and we'll finish this. Fine. चलो ठीक है, let's call. Thank you, sir. Thank you, sir. क्या बेटा? Oh, ठीक है, most welcome. चैप्टर एक बार पढ़ना, read it and let me know if you are having any problem in this. Fine. okay. चलो ठीक है, गुड नाइट।